नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हांगकांग के एक बहुत ही दिलचस्प उपन्यास वी डू नॉट पार्ट के बारे में। ये 2021 में कोरियाई भाषा में आया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद 2025 में आने वाला है। तो एक तरह से हमें इसकी पहली झलक मिल रही है। हाँ बिल्कुल। ऊपरी तौर पर देखें तो ये कहानी दो दोस्तों की है, क्योनांगा और इंसियोन जी। लेकिन जैसे ही आप पहली परत हटाते हैं, आपको दोस्ती, अकेलापन और इतिहास के ऐसे जख्मों का एक जाल मिलता है जो कभी भरते नहीं। हाँ, जो कभी भरते नहीं। तो चलिए आज इसी में और गहराई से उतरते हैं। और इसमें उतरने से पहले एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी नहीं है। इसकी जड़ें कोरिया के इतिहास की एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई में है, जेजू नरसंहार। 1948-49 में जो हुआ था। जी, 1948-49 में जेजू द्वीप पर सरकार को शक था कि वहां कम्युनिस्ट विद्रोह हो रहा है और इसके जवाब में हजारों आम नागरिकों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, हाँ, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। ये एक ऐसा जख्म है जिस पे कोरिया में दशकों तक खुलकर बात भी नहीं की जाती थी। तो ये उपन्यास उसी खामोशी को तोड़ने की एक कोशिश है। बिल्कुल। चलिए तो किरदारों से शुरू करते हैं। कहानी की जो मुख्य पात्र है क्योनघा, वो सियोल में रहती है, एक लेखिका है, इतिहास में डूबी रहती है और उसे लगातार डरावने सपने आते हैं। हाँ, और ये सपने भी बड़े अजीब हैं। वो देखती है कि बर्फ में पेड़ों के ठूंठ खड़े हैं, लेकिन वो ठूंठ पेड़ों जैसे नहीं लगते हैं, वो इंसानों के आकार के लगते हैं। बिल्कुल। ये तस्वीर मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है और ये बार बार उसके सपनों में लौट कर आती है। यहाँ से ही हांगकांग एक इशारा दे रही हैं, है ना, कि क्योनघा इतिहास पढ़ती है, लेकिन इतिहास उसके लिए सिर्फ किताबों में नहीं है, वो उसके जहन में जिंदा है। हाँ, वो उसके सपनों में, उसके जहन में एक जिंदा हकीकत की तरह मौजूद है। वो पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, वो एक तरह से उन अनगिनत लोगों की भूली बिसरी यादें हैं जिनकी कहानियां कभी कही ही नहीं गईं। और इस अकेलेपन की दुनिया में उसकी एक दोस्त है, इंसियोन, जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। इंसियोन पहले वीडियो बनाती थी, लेकिन अब वो जेजू द्वीप पर रहती है, जहां वो लकड़ी का काम करती है, फर्नीचर बनाती है। और फिर एक दिन खबर आती है कि इंसियोन का एक्सीडेंट हो गया है। ये जो विरोधाभास है ना दोनों के बीच, ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ क्योंगा है जो शहर में बैठकर अतीत के बोझ से दिमागी तौर पर जूझ रही है, और दूसरी तरफ इंसियोन है जो उसी जमीन पर जहां इतना विनाश हुआ था, अपने हाथों से कुछ ठोस, कुछ नया बना रही है, फर्नीचर। जैसे विनाश के सामने सृजन का एक मौन जवाब। सही कहा। जैसे वो लकड़ी को नया आकार देकर शायद इतिहास को एक नया मतलब देने की कोशिश कर रही हो। सही बात है। और इसी एक्सीडेंट के बाद कहानी में एक बहुत अजीब सा मोड़ आता है। इंसियोन अस्पताल से क्योनगा को एक छोटा सा मैसेज भेजती है। वो उसे जेजू आने के लिए कहती है। लेकिन वजह क्या बताती है? वजह अपनी देखभाल के लिए नहीं, बल्कि अपने पालतू पक्षी आमा की देखभाल करने के लिए। सिर्फ एक पक्षी के लिए? हाँ, उसे जेजू जाने की क्या जरूरत थी सिर्फ एक पक्षी की देखभाल करने के लिए? ये बहाना इतनी बड़ी और खतरनाक यात्रा के लिए कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं लगता? बिल्कुल लगता है, और यही इस उपन्यास का जादू है। ये बहाना असल में एक बुलावा है। एक बुलावा? कैसा बुलावा? इंसियोन जानती है कि क्योनगा को जवाब चाहिए, वो जवाब जो उसके सपनों में उसे परेशान कर रहे हैं। पक्षी तो सिर्फ एक जरिया है उसे उस जगह पर लाने का जहां इतिहास दबा हुआ है। अच्छा। ये एक अनकहा निमंत्रण है कि आओ और उस सच का सामना करो जिससे तुम भाग रही हो। और क्योनगा ये बुलावा स्वीकार कर लेती है। वो एक बर्फीली तूफानी रात में जेजू के लिए निकल पड़ती है। वो रास्ते में खो जाती है, एक बर्फीली नदी में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को इंसियोन के घर पर पाती है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह की यात्रा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में क्योंगा के अपने मन के अंदर की यात्रा है। तूफान, बर्फ, खो जाना, ये सब उसके अंदर की उथल पुथल को दिखाते हैं। वो उस अनजाने अतीत में दाखिल हो रही है जिसके बारे में वो कुछ नहीं जानती, और ये सफर उतना ही खतरनाक और अनिश्चित है जितना कि वो बर्फीला तूफान। और नदी में गिरना एक तरह से अतीत में डूब जाने जैसा है। वाह! तो ये बर्फीला सफर असल में उसके मन के अंदर का सफर है। मैंने इस तरह से नहीं सोचा था। और जब वो इंसियोन के घर पहुंचती है तब अतीत का दरवाजा पूरी तरह से खुल जाता है। उसे पता चलता है कि इंसियोन का परिवार सीधे तौर पर जेजू नरसंहार से जुड़ा हुआ है। हाँ? और अचानक इंसियोन का उस द्वीप पर रहना,
उसका लकड़ी का काम करना, सब एक नए मतलब के साथ सामने आता है। इसके बाद उपन्यास का माहौल और भी धुंधला हो जाता है ना? और भी रहस्यमयी। हकीकत और सपने के बीच की जो लकीर है वो पूरी तरह मिट जाती है। क्युंगा को ये शक होने लगता है कि क्या वो सच में इंसियोन के घर पर है, या शायद वो उस बर्फीली नदी में ही मर चुकी है। हाँ, उसे लगता है कि शायद वो अभी भी उस बर्फीली तूफान में कहीं फंसी हुई है और ये सब सिर्फ एक सपना या कोई भ्रम है। ये बहुत ही बेचैन कर देने वाला एहसास है। और हान कांग यहाँ यही तो दिखाना चाहती हैं। वो कह रही हैं कि इतिहास का बोझ सिर्फ यादों या किताबों तक सीमित नहीं रहता। ये इतना भारी हो सकता है कि ये आपकी मौजूदा हकीकत को भी तोड़ मरोड़ सकता है, उसे एक सपने या बुरे सपने में बदल सकता है। उपन्यास में नरसंहार का कोई खूनी ब्यौरा नहीं है, कोई सीधी बात नहीं होती, लेकिन उसकी मौजूदगी हर जगह महसूस होती है। पर कहाँ? ये क्योंघा के सपनों में दिखने वाले इंसानी पेड़ों में है। अच्छा। ये जेजू के बर्फीले तूफान में है, जो सिर्फ मौसम नहीं बल्कि दबे हुए दुख और गुस्से का प्रतीक है। और सबसे ज्यादा ये दोनों दोस्तों के बीच की गहरी खामोशी में है। वो एक दूसरे से बात नहीं करती, लेकिन वो एक दूसरे के दर्द को महसूस करती हैं। तो ये खामोशी ये सिर्फ बातचीत की कमी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक साझा जगह है जहां दोनों अपने अपने इतिहास के बोझ को महसूस करती हैं। शायद शब्द उस दर्द को छोटा कर देते, इसलिए खामोशी ही उनकी असल भाषा बन जाती है। जब हम इन सभी प्रतीकों को एक साथ देखते हैं, बर्फ, पेड़, तूफान, तो ऐसा लगता है कि हर चीज का एक गहरा मतलब है। ये कहानी हमें कुछ बहुत गहरे मुद्दों पर सोचने के लिए मजबूर करती है। पहला तो यही है, यादें और ट्रॉमा। कैसे एक ऐतिहासिक हिंसा गुजर जाने के दशकों बाद भी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी पर अपनी छाया डालती है। बिल्कुल। ये उपन्यास दिखाता है कि ट्रॉमा सिर्फ उनका नहीं है जिन्होंने उसे झेला है, बल्कि ये एक तरह से विरासत में मिलता है। विरासत में? हाँ, ये हवा में, पानी में और उन कहानियों में जिंदा रहता है जो सुनाई नहीं जाती। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय, दोस्ती। हाँ, क्युंघा और इंसियोन की दोस्ती बहुत अजीब है। वो ज्यादा बात नहीं करती, उनकी जिंदगियां अलग हैं, लेकिन एक साझा दर्द उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। उनकी दोस्ती शब्दों से ज्यादा एहसास पर टिकी है। सही कहा। और तीसरा विषय जो मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर लगा, वो है हकीकत और कल्पना का ये खेल। जैसा आपने कहा, बर्फ और तूफान सिर्फ मौसम नहीं है, वो मन के अंदर के अनुभव और दबे हुए डर को दिखाने का तरीका बन जाते हैं। और क्युंगा के सपने में दिखने वाले पेड़, हाँ, वो सिर्फ पेड़ नहीं है, वो नरसंहार में मारे गए उन हजारों लोगों की आत्माओं का प्रतीक हैं, जो शायद न्याय का इंतजार कर रहे हैं। यही हान कांग की सबसे बड़ी खूबी है। वो हिंसा को दिखाती नहीं है, वो हिंसा के असर को महसूस कराती हैं। मतलब पाठक हिंसा को अपनी आंखों से नहीं देखता, बल्कि किरदारों की आत्मा में जो बेचैनी है, जो ठंडक है, उसे महसूस करता है। नरसंहार एक ऐसी परछाई की तरह है जो हर चीज पर पड़ती है, लेकिन जिसे आप सीधे तौर पर पकड़ नहीं सकते। तो अंत में वी डू नॉट पार्ट एक बहुत ही कठोर लेकिन खूबसूरत उपन्यास है। हाँ, कठोर तो है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां बर्फीला तूफान ही कहानी का माहौल तय करता है, जहां डर ही आपका साथी है और जहां दो दोस्तों के बीच का मौन रिश्ता ही उम्मीद की एकमात्र किरण है। ये हमें ये भी याद दिलाता है कि हम अपने दुखों में, अपने इतिहास में अकेले नहीं हैं। हमारी यादें, हमारा इतिहास और हमारे रिश्ते, ये सब हमें एक दूसरे से बांधे रखते हैं, भले ही हम कितने भी अलग क्यों ना हो। शायद उपन्यास का शीर्षक वी डू नॉट पार्ट यानी हम जुदा नहीं होते, इसी गहरे जुड़ाव की ओर इशारा करता है। बिल्कुल। हम अपने इतिहास से, अपने दर्द से और एक दूसरे से कभी पूरी तरह अलग नहीं हो सकते, भले ही हम कितनी भी कोशिश कर लें। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। हाँ, जिसके बारे में सोचना चाहिए। और वो सवाल ये है कि अगर इतिहास के कुछ दर्दनाक सच और यादें कभी पूरी तरह से मिटाई नहीं जा सकती, तो आने वाली पीढ़ियों उनके साथ जीना कैसे सीखती हैं? क्या खामोशी उस दर्द को दबा देती है या उसे एक नए और शायद ज्यादा उलझे हुए तरीके से जिंदा रखती है?